नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अंतिम कक्षा में हम कक्षा 10 गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कक्षा के अंदर हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए दो रैखिक चर वाले या दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको दो समीकरण दिए हुए होंगे। जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण इस प्रकार का होगा। एक और समीकरण आपको दिया हुआ होगा, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिए हुए होंगे या फिर आपको ऐसे दो समीकरण बनाने होंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखो प्रतिस्थापन इस शब्द से पता लग रहा है कि आपको स्थान परिवर्तन करना है। क्या करना है? स्थान परिवर्तन करना है। किसी भी एक समीकरण से आप x का या फिर y का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर उस x और y के मान को कहाँ रख देंगे? किसी दूसरी समीकरण में जो दी हुई है। मान लो आपने समीकरण एक से x का मान निकाला, तो फिर रखना कहां पर है? समीकरण 2 में रखेंगे। लेकिन यदि आपने x या y का मान समीकरण 2 से निकाला, तो फिर आप उसको समीकरण 1 में रखेंगे और उसे आगे हल करेंगे। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करते हैं। अब और आगे हम चर्चा करें तो इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो देखो, इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज 3.2 में आपको जो पहला सवाल है वो क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। और पहला प्रश्न आपका बनता है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरी समीकरण इसमें दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4 है। देखो, पहली समीकरण होगी आपकी ये वाली और दूसरी समीकरण आपकी क्या होगी? ये वाली होगी। हमने इससे पहले समीकरणों को हल किया है ना? एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि से हल किया था। एक एकाधिक सवाल में हमने जोड़ने घटाने पर भी हमने समीकरणों को हल किया था। लेकिन प्रश्न में स्पष्ट रूप से कह रखा है आपको कि आपको केवल प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है। तो हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखो, यहाँ से हम किससे मान निकाले? किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो। देखो, मैं यहाँ समीकरण 2 से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर माइनस वाई है, उसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से क्या लिखूंगा बताओ? ये y उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा, x बचेगा और बराबर में 4 के साथ क्या आ जाएगा बताओ? y आ जाएगा। और इसको मैं समीकरण क्या दे देता हूँ? 3 दे देता हूँ। समीकरण 3 से आपको देखते ही पता लग रहा होगा सीधे सीधे x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई। और इस मान को मैं कहा रख दूंगा? समीकरण 1 में रख दूंगा। तो क्या लिखूंगा बताओ? समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो, जहां जहां समीकरण 1 में x होगा वहां पर हम ये वाला मान रख देंगे। बताओ, समीकरण 1 में x कहाँ है? फर्स्ट में ये सर। तो देखो, समीकरण 1 से मैं x की जगह क्या रख दूंगा? 4 प्लस वाई रखूंगा। ठीक है, फिर देखो प्लस वाई, वाई की जगह वाई ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना है? 14 है। इसको हल कर लेते हैं। देखो, ये y और y जुड़कर कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और ये प्लस के 4 बराबर के उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस के 4 हो जाएंगे। तो देखो, ये 2y बराबर कितना हो गया? 14 माइनस 4 और 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया साहब। 2 का उधर भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? आपके 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इस समीकरण इसको आप दे देंगे 4। ठीक है, अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, किसी में भी मान रख सकते हैं, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा? x का मान पता लग जाएगा। किसी में भी मान रखो, सबसे सेम ही आंसर आने वाला है। देखो, मैं समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रख देता हूं। इक्वेशन 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर
तो जहां जहां समीकरण 3 में y होगा वहां पर हम क्या रख देंगे, y बराबर 5 रखेंगे। तो देखो समीकरण 3 x बराबर क्या हो गया 4 प्लस y, और y की जगह कितना रखेंगे 5 रख देंगे। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 5। अब आपको क्या करना था, समीकरणों के हल ज्ञात करने थे, मतलब चर पदों के मान ज्ञात करने थे। और आपका एक चर तो आ गया x बराबर 9, एक चर को क्या आ गया बताओ y बराबर 5। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 4 व 5 से दी गई समीकरणों के हल क्या होंगे बताओ, क्या होंगे, x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5, और यही क्या है आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है इसका, इसमें भी आपको दो समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी समीकरण है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो सबसे पहले जो समीकरण 2 बटे में दिख रही है आपको, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसके बटे वाली फॉर्म को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ताकि हल करने में क्या हो, आसानी हो। तो देखो इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, इसको थोड़ा सा हल करूंगा तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 6 एलसीएम आएगा। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 को s से गुणा करूंगा तो 2s हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को t से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3t बराबर 6 हो गया। ये 6 बटे में उधर जाएगा तो बताओ इधर क्या बचा 2s प्लस 3t, और ये हो गया 6 का 6 से गुणा होगा तो 36। अब इसको क्या मान लूंगा मैं, समीकरण 2 मानूंगा। अब इस तरह से आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुकी है। दोनों समीकरणों का हल हमें ज्ञात करना है, लेकिन किससे, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। वापस से मैं समीकरण 1 से s का मान निकालूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस का t उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बताओ, इधर तो मैंने ले लिया s, t को उधर भेज दिया तो ये हो गया t3 प्लस t, और ये हो गई समीकरण नंबर 3 हो गई साहब, क्या हो गई समीकरण नंबर 3। अब आपने समीकरण 1 से मान निकाला है s का, तो किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 3 में किसका मान है, s का मान है, और समीकरण 2 में जहां जहां s होगा वहां वहां हम इसका मान रख देंगे। बताओ समीकरण 2 क्या है, 2s है सर, क्या है 2s है, और s का मान कितना लिखेंगे 3 प्लस t रखेंगे। फिर देखो प्लस 3t बराबर कितना है 36 है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 का गुणा 3 से क्या होगा 6, 2 का गुणा t से क्या हो जाएगा 2t, और इधर कितना है, देखो यहाँ 36 नहीं कितना है 3t है ना, 3t है। तो 2 का गुणा ये तो हो गया 2t, और ये कितना हो गया 3t हो गया, बराबर कितना हो गया 36 हो गया। ये 6 उधर चल जाएगा, किस में जाएगा माइनस में जाएगा, और ये 2t और 3t मिलके कितना हो जाएंगे 5t, यानी 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर कितना हो गया 30, और t का मान कितना हो गया बताओ, 5 का भाग 30 में लगेगा कितनी बार 6 बार, तो t का मान आपको मिल गया कितना 6। समीकरण नंबर कितनी दे देंगे इसको बताओ, 3 के बाद 4 दे देंगे। टी का मान आपको पता लग गया। अब इस टी का मान आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, कहीं भी रखें, उससे आपको एस का मान पता लग जाएगा। मैं इस टी का मान रखने वाला हूं समीकरण नंबर 3 में, तो क्या लिखूंगा बताओ, इक्वेशन 4 से मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या होगा बताओ, इक्वेशन 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, और t का मान कितना आ गया 6, यानी s का मान कितना आ गया 9 आ गया, और यही क्या है आपका आंसर है। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है, दोनों चरों के मान आपने प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब इससे आगे वाले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जो नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 में जो पहली समीकरण है, पहली समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
सेकंड समीकरण है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो ये जो दूसरी समीकरण है और जो पहली समीकरण है, इसमें से क्या करना है हमें, किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे, उसे नेक्स्ट समीकरण में हम पुट करेंगे जिससे हमें हल प्राप्त होंगे। तो देखो मैं यहाँ समीकरण एक लेता हूँ, समीकरण एक से क्या करता हूँ बताओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से y उधर भेजता हूँ, 3 को इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया, कहाँ आ गया, ये बाहर आ गया, ये 3 है। कितना है, 3 है। ठीक है, देखो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3, दे देते हैं इसको, कितनी दे देते हैं, 3। अब 3 से मान मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण 2 में रखने वाला हूं। क्या लिखूं मैं, इक्वेशन 3 से मान 2 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, y का मान रखेंगे तो 9x ऐसा का ऐसा ही माइनस 3, और इसके अंदर क्या रखने वाले हैं हम, y की जगह क्या रख देंगे बताओ, 3 इंटू एक्स माइनस 1 रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 9। इसको थोड़ा हल करते हैं तो देखो 9x माइनस, इसको अंदर हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर देखो 9x, 9 का गुणा होगा माइनस से तो 9x हो जाएगा, ये माइनस के 9 और प्लस माइनस के 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9, और ये तो हो गया कैंसिल, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी ये हो गया 9 इज इक्वल टू 9। सर ये क्या हुआ, यहाँ ना तो y मिला ना x मिला। ऐसा तभी संभव है, देखो ऐसा तभी संभव होता है जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो और उसके अनंत हल विद्यमान हो, यानी यह यहाँ ना तो x का मान प्राप्त हुआ हमें, ना ही y का मान प्राप्त हुआ, यानी इससे हमें स्पष्ट होता है कि यह जो समीकरणें आपको दी हुई है, ये प्रत्येक x और प्रत्येक y के मान के लिए क्या करती है, संतुष्ट होती है। इसलिए यहाँ पर x के भी अनंत मान है और y के भी अनंत मान है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ दी गई समीकरणें प्रत्येक x व y के मान के लिए संतुष्ट होती हैं, अतः इनके अनंत हल विद्यमान है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जब भी आपको ना तो x का मान प्राप्त हो ना ही y का मान प्राप्त हो, इसका मतलब क्या होगा, उन समीकरणों के लिए x और y के प्रत्येक मान के लिए समीकरणें क्या होती है, संतुष्ट होती है, और ऐसी स्थिति में उन समीकरणों के अनंत हल विद्यमान होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है, देखो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये समीकरण 1 है, और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो सबसे पहले ये दशमलव वाली चीजें हम हटा देते हैं क्योंकि आपको अजीब सा लग रहा होगा। तो देखो इस समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं मैं, दशमलव हटाऊंगा इसका, तो ये हो जाएगी 2x अपॉन 10, ये हो जाएगी 3y अपॉन 10 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य एक के साथ हर में लगा देते हैं, इस तरह से हम दशमलव हटाते हैं। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो दोनों पक्षों को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपके, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में भी 10 आएगा, और इसके बटे में भी क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, और इसी तरह कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x बचेगा, और ये कितना बचेगा, 5y बचेगा,
और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरणों को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब क्या करें भाई कि किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हम बात करें इक्वेशन 1 से ही कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या कहती है बताओ? इक्वेशन 1 कहती है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y को उधर भेजता हूं तो कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 3y हो जाएगा और x का मान आ गया आपका 13 माइनस 3y बटे 2 आ गया। ये हो गया आपका x का मान, समीकरण नंबर 3। ठीक है, किससे निकाला हमने? समीकरण 1 से निकाला। तो इस मान को हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से मान का रखेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 3 से मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो ये हो गया, इसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे यानी 4 इंटू x का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे बताओ? 13 माइनस 3y बटे कितना हो गया? ये 2 हो गया। और फिर कितना है? 5y इज इक्वल टू कितना है? 23 है भाई। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया और 2 को अंदर गुणा कर देंगे। बताओ 13 का 2 से कितना हो गया? 26 हो गया। माइनस 2 का कितना? 3y से कितना हो गया? 6y और प्लस 5y बराबर कितना? 23 हो जाएगा। थोड़ा और हल करते हैं। देखो इस 26 को मैं उधर भेज देता हूं या इसको थोड़ा सा यही हल कर लेते हैं। ये माइनस के कितना हो गया? 6y और प्लस का 5y, दोनों क्या है? असमान चिन्ह है। घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 1y बचेगा। लेकिन किसका बचने वाला है? माइनस का बचने वाला। इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। y को मैं उधर भेज दूं, 23 को इधर ले आता हूं तो ये हो गया माइनस के 23y हो गया। इसको हल करेंगे तो y का मान कितना आ गया बताओ? 3 आ गया। कितना आ गया भाई? 3 आ गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4 हो गई। समीकरण नंबर 4 से y का मान आप चाहे तो 3 में रखें, आप चाहे तो 1 में रखें, आप चाहे तो 2 में रखें, किसी में भी रखें, आपको क्या होगा? मान प्राप्त हो जाएगा। किसका? x का। क्या रखने वाले हैं? y बराबर 3। ऐसा करते हैं 4 से मान हम किस में रख देते हैं? 3 में रख देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम कि इक्वेशन 4 से मान 3 में रखने पर बताओ समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है आपकी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। लिखो क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये है समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 कितनी है? y बराबर 3। कितनी है? 4। अब इसका मान इसमें रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना रख दे? 3 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी x बराबर हो गया 13 माइनस 9 बटे 2 हो गया। और 13 में से 9 घटेंगे तो बताओ कितने? 4। और x का मान कितना आ गया? आपके पास 2 आ गया। यही क्या है? आपका आंसर है। और एक आंसर क्या आया? y बराबर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एक है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी समीकरण 1। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी समीकरण लेंगे? सीधा आपको दिख रहा होगा समीकरण नंबर 2 लेंगे, क्योंकि ये उधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सीधी बात करें इक्वेशन 2 से, क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से क्या करेंगे भाई कि √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? √8y हो जाएगा। यानी x का मान आ गया आपके पास √8 बटे 3y हो गया। और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3 हो गई, है ना? आप चाहो तो एक ही रूट में या अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। √8 बटे √3 भी लिख सकते हैं या रूट के अंदर 8 बटे 3 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। क्या करने वाले हैं? इक्वेशन 3 से मान का रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 से मान 1 में रखने पर देखो 1 में क्या है? x का मान रखेंगे तो ये हो गया √2 इंटू एक्स है तो x का मान कितना हो गया? √8 बटे √3 हो गया ये। और ये हो गया कितना? x का मान हो गया प्लस
सॉरी y भी साथ में इसके, है ना, y प्लस हो गया √3y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखो √2 और √8 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा रूट के अंदर 16, और 16 के रूट का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये हो गया √3y प्लस √3y प्लस इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो y को मैंने यहां से कॉमन लिया और ये हो गया आपका 4/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो y के गुणा में क्या है, अचर पद है, ये संख्यात्मक मान है। ये पूरा का पूरा मान हम कहां भेजेंगे, इस 0 की तरफ भेजेंगे। y के साथ गुणा में है, गुणा में जाएगा तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। इस पूरे मान का 0 में भाग लगेगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगता है तो हमेशा क्या आता है, शून्य ही आता है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा y बराबर क्या प्राप्त हो गया भाई, शून्य प्राप्त हो गया। एक मान मिल गया, आप समीकरण नंबर 4 देंगे। 4 का मान आप 3 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, जिसमें भी रखें आपको x का मान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। समीकरण नंबर मैं रख देता हूं, किसमें, 3 में रख देते हैं। तो 4 से मान किस में रखने वाले हैं, 3 में रखने पर तो क्या होगा बताओ, 3 क्या है, x इज इक्वल टू √8 बटे √3 और y है, और y की जगह क्या रख देंगे हम, 0। 0 से ये गुणा होगा तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी ये दोनों क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कितना है, छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है, देखो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इज इक्वल टू माइनस के 2 है। ये है आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 समीकरण नंबर 2 हो गई। देखो अगर इस प्रश्न में जो हमें बटे में समीकरणें दे रखी है, अगर इसको हम सरल रूप में बदल दे तो समीकरणों को हल करना क्या हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा। किससे, बटे की अपेक्षा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरणों को थोड़ा सा हल करेंगे। तो जो पहली नंबर की समीकरण है उसको लिखता हूं मैं, क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इज इक्वल टू माइनस के 2 है। क्या ले लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, और 3 को 3x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 9x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 10y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 2 हो गया। 6 को उधर ट्रांसफर करता हूं तो यहाँ पर भाग में, वहां जाकर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 12 हो गए। कितने हो गए, माइनस के 12 हो गए। समीकरण नंबर 1 मिल गया आपको। अब क्या करने वाले हैं आप, समीकरण 2 को भी थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो ये हो गई समीकरण 2 आपकी, इज इक्वल टू 13 बटे 6 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। क्या करेंगे भाई, वापस से एलसीएम लेंगे। जैसे हमने समीकरण 1 को हल किया वैसे के वैसे समीकरण 2 को क्या करेंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे। क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा सर, 6 आएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। कैसे हल करेंगे, 3 का भाग 6 में देंगे सर, कितनी बार, 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे, x से, तो कितना हो जाएगा ये, 2x हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह है वो यहाँ आ जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार देने वाले हैं, 3 बार देने वाले हैं। और 3 को किससे गुणा करेंगे हम, y से। कितना हो गया भाई, 3y हो गया। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 13 बटे 6 आ रहा है। ये जो 6 आ रहा है भाग में है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें जाएगा, ये गुणा में जाने वाला है। तो इसको देखो हम लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बटे 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये वाला 6 इधर कहाँ आ गया, गुणा में। तो इससे तो ये 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और क्या बचा आपके पास, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। क्या आ गई भाई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक आ गई समीकरण 1 और एक आ गई आपके पास समीकरण 2। अब क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या फिर किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। फिर उस मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो समीकरण 1 से बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के कितना है, 12 है। कितना है, माइनस के 12 है। अगर मैं यहां से x का मान निकाल लूं तो देखो क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 10y को उधर भेजूंगा तो प्लस के 10y माइनस 12 हो जाएंगे और x का मान कितना हो जाएगा आपका 10y माइनस 12 बटे 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में। समीकरण नंबर 3 मान सकते हो आप। क्या मान सकते हो, 3 मान सकते हो। तो समीकरण 3 से मान का रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। देखो 2 क्या है, 2x क्या है, देखो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 समीकरण नंबर 2 है। फिर समीकरण नंबर 3 क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बटे 9। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बटे कितना है, 10y माइनस 12 बटे 9 है ना। ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। 12 बटे 9 इस हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब क्या करने वाले हैं, 3 से मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जहां भी x है ये राशि हम वहां पर रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 में x की जगह क्या आ जाएगा, 10y माइनस 12 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। और ये हो गया प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे ऊपर अंश में, है ना। 2 का गुणा करेंगे तो बताओ 2 का गुणा 10 से कितना बार होगा, 2 बार। 10 दुआ 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये भाई, 20y माइनस 2 का गुणा 12 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24 है भाई, 2y नहीं है। बटे में कितना है, 9 है। फिर क्या है, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। इसको थोड़ा और हल करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे अपन यहां से। ये 2 का गुणा हो गया। अब क्या करने वाले, 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा। देखो इसको सीधा लिख देंगे हम, 20y माइनस 24, 9 तिया कितना हो गया, ये 27y हो गया। और 9 जब उधर इधर किस में है, भाग में, बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाने वाला है, गुणा में जाने वाला है। और 13 का 9 से गुणा होगा तो बताओ 13 निम्न 117 कितना हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। थोड़ा और हल करते हैं। देखो इसको, ये हो गया 20y, y के पास में y को ले आता हूँ, 27y हो गया। माइनस 24 को वापस से मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ, बराबर के उधर। तो माइनस की संख्या जब बराबर के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो क्या होने वाला है, 117 पहले से है और ये 24 और आ गया। अब जोड़ो इनको, 20y और 27y कितना हो गया, 47y हो गया। और 117 और 24 कितने हो गए, 7 4 11, हासिल का 1 2 और 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 141 हो गया। अब क्या करेंगे हम, y का मान निकालेंगे, यानी 141 में 47 का भाग लग जाएगा। बताओ कितनी बार भाग जाएगा, है ना। आपको 47 का पढ़ा नहीं आता होगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, 40 का, है ना, आसपास लेकर चलेंगे। जब 40 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 40, 2 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 3 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पहाड़ा लगभग 3 बार बोलने में इसके आसपास रहेगा। तो आप यहाँ से साइड में गुणा करके भी दे सकते हैं। 47 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 141 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इसको नेक्स्ट समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, 4 से y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो। किसी भी समीकरण में हम y का मान रखेंगे उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो मैं यहाँ समीकरण 3 में रखता हूँ, y का मान कितना आया, 3 आया। इस मान को मैं समीकरण 3 में रखता हूँ। समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बटे 9, है ना। इसको लिख लेता हूं मैं। देखो ये हो गया
समीकरण 3 x इजिकल टू कितना है 10y माइनस 12 बटे 9, ये कौन सी समीकरण थी 3, और y बराबर कितना है अपने पास 3 आ गया। समीकरण क्या थी 4। क्या करने वाला हूं मैं 4 से मान का रखूंगा 3 के अंदर रख दूंगा। अब 4 से मान 3 के अंदर रखता हूं तो देखो x इजिकल टू ये हो गया 10 गुणे y का मान कितना हो गया 3 माइनस के 12 हो गए, बटे में कितने हैं आपके पास 9 है। इसको और हल करें तो देखो x इजिकल टू कितना आ गया 10 या 30, तो ये हो गया माइनस के 12 बटे 9 हो गया। 30 में से 12 घटेंगे तो कितना बच गया 18 बच गए। कितने बचे 18, इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 2, यानी x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया आपके पास 3। ये दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। तो हम बड़े नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट सवाल है उसकी ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपके प्रश्न संख्या 2। अब तक हम प्रश्न संख्या 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब प्रश्न संख्या 2 है आपके पास। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, देखो इसमें दो समीकरण आपको दे रखी है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी जो समीकरण है ये कितनी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 है। तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो प्रश्न में क्या है, दो समीकरणें आपको दी हुई है, दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे ही हम हल करेंगे आपको एक x का मान प्राप्त होगा और एक y का मान प्राप्त होगा। वो x और y के मान आपको इस समीकरण के अंदर रखने हैं और हल करने पर आपको m का मान प्राप्त होगा। इस तरह से आपको इस प्रश्न के अंदर 3 मान प्राप्त करने हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो देखो हम पहली समीकरण के बारे में चर्चा करें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी हो गई पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण के बारे में चर्चा करें तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो मैं समीकरण 2 से निकाल लेता हूं, इक्वेशन 2 से देखो यहाँ पर 2x बराबर क्या आ रहा है माइनस के 4y, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो गई 4y और माइनस के 24, ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 3 हो गई। आप चाहो तो x का मान भी निकाल सकते हैं, 2 का भाग लग जाएगा, पर मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपकी इस वाली समीकरण के अंदर क्या है 2x ही है ऑलरेडी, तो हम सीधा का सीधा 2x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। आगे क्या करेंगे देखो इक्वेशन 3 से मान 1 में, ठीक है 3 से मान 2x का मान का रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। रखो भाई 2x की जगह क्या रख देंगे हम 4y माइनस 24 इज इक्वल टू, सॉरी क्या है अभी प्लस 3b, 3y बराबर क्या हो गया आपके पास 11 हो गया साहब। आगे बढ़े तो देखो 4y और 3y ये प्लस है यहाँ पर है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। माइनस के 24 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कितना हो गया ये 11 प्लस 24 हो जाएगा, और 7y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 35 हो गया, और y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई कितनी बार 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। यहां से y का मान आपको 5 प्राप्त हो गया। अब y का मान तो प्राप्त हो गया, अब क्या करें इस y के मान को आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो आप क्या मिल जाएगा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं y के मान को कहां रख दूं भाई इसी में रख देता हूं, ठीक है। तो क्या करूं इसको समीकरण नंबर 4 दे दूं मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 से मान कहां रखने वाले हैं हम 3 में रखने वाले हैं। तो देखो इक्वेशन 3 में y का मान रखेंगे, ये हो गया आपके पास 2x बराबर कितना है 4 इंटू वाई है, और y का मान कितना हो गया 5 हो गया, फिर क्या है माइनस के 24 हो गया। अब देखो 2x इज इक्वल टू 5 चौके 20 हो गया माइनस के 24, 2x इज इक्वल टू 20 में से 24 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा माइनस के 4 बचेंगे। अब क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ गया, सब क्या आ गया माइनस के 2 आ गया। y का मान प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया,
अगर केवल प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करने की बोला होता तो हम यहीं पर इसका क्या कर देते, आंसर कर देते। लेकिन प्रश्न में एक एक्स्ट्रा चीज और पूछी, क्या पूछी कि y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, y का मान और x का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण के अंदर रख देंगे। कैसे, समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में क्या करेंगे, x बराबर कितना आया -2, y बराबर कितना आया 5 को रखने पर ठीक है, रखो भाई। y बराबर आ गया 5 तो y की जगह हो गया 5 बराबर m इंटू एक्स है, तो x की जगह कितना है -2 प्लस कितना है 3 हो गया ये, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू -2 m हो गया प्लस के 3 हो गया। इस 3 को इधर लाऊंगा तो -3 हो जाएंगे, यानी 5 - 3 इज इक्वल टू -2m हो गया भाई। और -2m इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और m बराबर कितना हो गया 2/-2, यानी m बराबर कितना हो गया -1 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ भाई, आंसर हो गया, एक आंसर तो हो गया m बराबर के कितना आया -1, x बराबर कितना आया -2 और y बराबर कितना आया 5। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले तो देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 है। कितना है, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म हमें खुद को बनाना है, इस बार दिया हुआ नहीं है। उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हल भी ज्ञात करने, दो काम हो गए, एक तो समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। क्या करेंगे भाई, इसके अंदर जो पहला सवाल है आपका, क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इससे हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के मान मानेंगे चर के रूप में, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो क्या करेंगे, माना दोनों संख्याएं क्या है, x व y है। क्या है, x व y है। अब देखो, जैसा प्रश्न में कहा है वैसा करेंगे। दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाओ कितना है 26 है, तो क्या लिखूं मैं, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो अंतर है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 26 है। प्रश्न में कहा गया है, समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण कैसे निकालें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x इज इक्वल टू 3y मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने x को बड़ा माना कि नहीं माना, x में से y घटाया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर x बड़ा हो गया। तो फिर x का मान क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y हो गया, 3 गुना हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर x का मान आपको सीधा सीधा क्या मिल रहा है 3y मिल रहा है, तो x का मान मैं कहाँ रख दूं, समीकरण 1 में रख दूं। क्या लिखूं मैं, इक्वेशन 2 से मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। इसका x का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। घटा दो, 2y बराबर कितना हो गया 26 हो गया, और y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो। क्या कर दे, y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर देखो, इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3y, y बराबर कितना रखें यहाँ पर 13 रख देंगे। कितना रख देंगे 13 रख देंगे। तो देखो x इज इक्वल टू 3 गुणा क्या हो गया 13 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 13 तिया 39 आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है, x और y के मान आपको ज्ञात करना था। इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। और प्रश्न क्या कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सर इसमें तो एक ही संबंध दिया है, दो समीकरण कैसे बनाएंगे? तो हम देखो समपूरक कोणों के बारे में हम जानते हैं। ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। एक संबंध तो ये हो गया। दूसरा संबंध क्या हो जाएगा? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है? 18 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं, क्या माने? माना दो समपूरक कोण x व y है, तो प्रश्नानुसार क्या करूंगा मैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये क्या है? समपूरक कोण है, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात करें हम, तो इनमें से जो बड़ा कोण है, आप किसी को भी बड़ा मानो, हम x को बड़ा मान लें, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये बड़े में से अगर मैं छोटा घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 18 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इक्वेशन 2 को क्या करूं मैं? यहां से इससे मैं क्या कर लूंगा? x का मान निकालूंगा और कितना आ जाएगा? ये 18 प्लस y आ जाएगा। इसको मैं क्या दे दूं? समीकरण नंबर 3 दे दूं। समीकरण 3 से मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो इक्वेशन 3 से मान कहां रखने वाले हैं? 1 में रखेंगे। 1 में जहां जहां भी x आ रहा है उसको क्या लिखेंगे? 18 प्लस y लिख देंगे। तो देखो फर्स्ट में ही आ गया, तो ये हो गया 18 प्लस y। उसके बाद क्या आ रहा है? y आ रहा है, और ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। जोड़ देंगे तो ये हो गया 2y बराबर, ये 18 प्लस का इधर आकर घट जाएगा। ठीक है, जब 18 180 में से घटेंगे तो कितने बचेंगे? 10 घटे तो 170, और 8 और घट जाएंगे तो कितना हो गया? 162 हो जाएगा। कितना हो गया? 162 डिग्री हो जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा भाई? इसमें 2 का भाग लगा देंगे। 162 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? बताओ, 91 डिग्री। कितना आएगा? 91 डिग्री आएगा। भाग देना आपको अच्छे से आ गया होगा। ये एक आंसर हो गया आपका। अब क्या करें? y का मान आ गया, तो x का मान प्राप्त करें। इस y के मान को मैं सीधा समीकरण 3 में रख दूं। कितने में? 3 में रख दूं। देखो 2 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है इसमें? 81 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 81 डिग्री। 8 2 16 1, 81 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें? इस y के मान को कहां रख दूं मैं? समीकरण नंबर 3 में। यानी y का जो मान है 3 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा? 3 में रखेंगे, y का मान ये हो गया 18 प्लस, और y का मान कितना आ गया? 81 आ गया। और x बराबर कितना आ गया भाई? जोड़ो, कितना आ रहा है? 18 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। ये देखो 8 रेख 9 और 8 रेख 9 आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 99 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 99 डिग्री आ गया। ये हो गया आपका x का मान हो गया, ये हो गया आपका y का मान हो गया। आप वापस से कंफर्म भी कर सकते हैं, x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हो गया 81 और 99 कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, इसका है प्रश्न संख्या 3 का तीसरा सवाल। क्या कहता है? देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी, और उनका कुल मूल्य कितना है? 3800 रुपए। नेक्स्ट बाद में क्या करता है वो? उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली, उनका कुल मूल्य कितना है? 1750 रुपए। तो क्या पूछना चाहता है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम? एक बार तो बल्ले की रेट मान लेंगे, फिर गेंद की रेट मान लेंगे, और इसने जो दिया उसके हिसाब से समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करें हम? सबसे पहले माना बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपए है। कितना है? x रुपए है। फिर क्या करें? गेंद का मूल्य बराबर कितना है?
y रुपए है। कितना है? y रुपए है। तो फिर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करने वाले हैं कि 7 बल्ले मतलब 7x, 6 गेंद मतलब 6y का कुल मूल्य मतलब 7x प्लस 6y कितना हो जाएगा? 3800। कितना हो गया ये? 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? 3800 रुपए हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरी बार जब उसने खरीदारी करी तब क्या किया उसने कि 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्लों का मतलब क्या हो गया? 3x प्लस 5 गेंद का मतलब क्या हो गया? 5y और इनका टोटल मूल्य कितना है? 1750 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1750 रुपए हो गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे? x और y के मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 से चर्चा करते हैं। इससे इक्वेशन 2 से क्या करेंगे भाई? इक्वेशन 2 को एक बार लिख लें। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। यानी 3x बराबर कितना हो गया? 1750 माइनस 5y हो गया। फिर x बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया। और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर कितनी? 3 ले लो। इसको क्या ले लो? 4 ले लो, है ना। 3 तो वो मान लिया अपन ने। अब देखो 3 ही है, अभी हम 2 पर ही पहुंचे। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गई? x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया। अब ये जो x का मान है ये कहां रख देंगे हम? समीकरण समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लें। क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये समीकरण 1 है। और लिख लेते हैं समीकरण 1। और समीकरण नंबर 3 क्या है बताओ? समीकरण नंबर 3 है x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3। इसको लिख लेते हैं। देखो समीकरण नंबर 3 x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो गई समीकरण नंबर 3। क्या करने वाले हैं? 3 से मान 1 में रखेंगे। 3 से मान 1 में रखेंगे तो 3 में जहां जहां भी x है वहां ये वाली राशि हम क्या कर देंगे? लिख देंगे और हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आ गया 7, फिर गुणा में क्या है? x, और x की जगह क्या रख देंगे हम? 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया। फिर बाद में क्या आ रहा है? प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 आ गया। इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ 3 आ रहा है। तो मैं क्या करूं? समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर देता हूं। यानी समीकरण को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड पक्ष है उसको भी 3 से गुणा करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 3 से गुणा करेंगे और प्रत्येक पद को गुणा करेंगे। देखो इसकी तरफ यहाँ पर 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। ये दोनों पद 3 से गुणा होंगे और जो इधर वाला साइड है ये भी किससे गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। तो देखो यहाँ जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और केवल किससे गुणा होने वाला है? 7 से गुणा होगा। तो ये हो गया 7 इंटू 1750 माइनस 5y हो गया। फिर देखो प्लस क्या हो गया? 5y हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे? 6y को 3 से गुणा करेंगे यानी ये हो गया 6y गुणे 3 हो गया। फिर बराबर में कितना है? 3800 और इसको भी किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। आगे हल करें इसको तो देखो क्या आ जाएगा? 1750 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0, 7 पंजे 35, हासिल के कितने हो गए? 3 हो गए। 7 सत्ते 49 और 3 कितने हो गए? 52, हासिल के कितने हो गए? 5 और 1 सत्ते 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ पे 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35y हो जाएगा और प्लस में 6 तिया 18y यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू इसको 3800 को जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 0 0, 8 तिया 24 के 4, हासिल के 2, 3 तिया 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन इतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या करने वाले हैं देखो हम, अब हम करते हैं पहले इनको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखो ये हो गया 12,250
35y और प्लस के माइनस के 35y और प्लस के माइनस के 18 असमान चिन्ह है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की, इसलिए क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो जब 35 में से 18 घटेंगे तो कितने बचेंगे भाई, 15 और 2 17 बच जाएंगे। कितने बच गए, 17y, लेकिन किसके, माइनस के, बराबर 11,400 हो गया। क्या करें, 17 को उस साइड भेज दे, 11,000 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा ये, 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 हो गया। घटा दो, 17y बराबर कितना हो गया, जीरो में से जीरो बच गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर देखो 12 एक धाई लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 4 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 17y बराबर कितना आ गया, 850 आ गया। ठीक है, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। 17y बराबर कितना आया, 17y इज इक्वल टू आ गया 850 आ गया, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 850 बटे 17 आ गया, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 से कितनी बार कट जाएंगे, 5 बार, यानी y का मान आ गया आपके पास कितना आ गया, समीकरण नंबर 4 दे दो, 50 आ गया। कितना आ गया, y का मान 50 आ गया। अब क्या करने वाले हैं, x का मान प्राप्त करेंगे। तो जो y का मान है इसको आप समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3 एक बार और लिख लेता हूँ। ये समीकरण नंबर 3 थी आपकी, समीकरण नंबर 3। क्या करूं मैं, 4 से मान कहां रख दूं, समीकरण नंबर 3 में, यानी इक्वेशन 4 से मान कहां रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो जहां भी y है कितना रख दूंगा, 50, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1750 माइनस 5 इंटू कितना हो गया, 50 बटे 3 हो गया। हल करें इसको, 1750 5 का गुणा 50 से होगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, और बटे 3, इसको और हल करें तो ये हो गया 1500 बटे 3, और ये कितना हो गया, x का मान कितना आ गया, 500 आ गया। कितना आ गया, 500 आ गया। अब एक बल्ले का मूल्य कितना था, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य कितना था, y रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर्स, क्या लिखे अपने, आंसर्स लिखेंगे। तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना था, x, और x का मान कितना आया भाई, 500 रुपए आ गया। फिर एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना माना, y, और y का मान कितना आ गया, 50, यानी एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न बहुत समझने वाला प्रश्न है, नहीं तो इसमें गलती होने की चांस बहुत ज्यादा है। कैसे, एक नगर में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर टैक्सी करते हैं तो आपने अगर टैक्सी कर ली तो एक फिक्स किराया है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसका किराया उसमें ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, आपने अगर टैक्सी करी किराए से तो क्या होगा, उसका एक फिक्स किराया है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया उसमें ऐड होगा, 10 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया उसमें ऐड होगा। आगे बात समझ में, आगे पढ़ते हैं। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना था, 105 रुपए, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना था, 155 रुपए था। फिर देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, 1 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है आपको, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, एक नियत जो फिक्स किराया है उसको मान लेते हैं। क्या करें, माना कि टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना है, x रुपए है। फिर क्या करें, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, y रुपए है। कितना हो गया भाई, y रुपए है। बात को समझे तो देखो, जब यह कितना 10 किलोमीटर चलता है तो कितना किराया लगता है, 105 रुपए लगता है। तो देखो प्रश्नानुसार क्या होगा भाई, कि जब पहली समीकरण निकालेंगे तो एक नियत किराया x तो लगना ही लगना है, प्लस कितना चल गया ये 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का किराया कितना है y, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा,
10y हो जाएगा और इसका टोटल भाड़ा कितना लगा, 105 रुपए लगा। बात समझ में आई। x क्या है, नियत किराया है, ये तो लगना ही लगना है। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, y कितना चला, वो 10 चला, तो इन दोनों का मिला के टोटल किराया कितना हो गया, 105 रुपए हो गया। फिर देखो दूसरी समीकरण के लिए बात करें तो जो x किराया है वो तो लगना ही है क्योंकि नियत किराया है। चला कितना हो भाई, 15 किलोमीटर चला। कितना चला, 15 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर का किराया y, तो 15 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 15y। टोटल भाड़ा कितना हो गया इस बार, 155 रुपए हो गए। कितने हो गए, 155 रुपए हो गए। इस तरह से आपको दो समीकरणें प्राप्त हो जाएंगी। इन समीकरणों को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। देखो क्या है, पहली समीकरण x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको हल करेंगे, है ना। इसके बाद क्या पूछा उसने कि भाई 25 किलोमीटर का किराया भी आपको बताना है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर प्रत्येक प्रश्न में हमें प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करना है। क्या करें भाई, सबसे ज्यादा आसान क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 1 दिख रहा है, छोटी संख्या है। क्या करें, x का मान निकाल लें। तो इससे क्या करने वाला हूं मैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान कहां रख दूं, समीकरण नंबर 2 में रख दूं। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 में मान रख देता हूं मैं, या फिर आप ऐसा करो, क्या करें, हम समीकरण 2 से ही हल निकालते हैं ना। समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे भाई, x बराबर कितना हो गया, 155 माइनस 15y हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करें, 3 से मान कहां रख दे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी इक्वेशन 3 से मान 1 में रखने पर तो जहां जहां भी 1 में x होगा वहां वहां क्या रख देंगे हम, 155 माइनस 15y रखेंगे। तो देखो फर्स्ट में ही x आ गया, तो क्या लिखें, 155 माइनस 15y, फिर क्या है प्लस 10y, फिर क्या है बराबर 105 है। हल करें इसको तो देखो ये 15y और 10y घट के कितना हो जाएगा, माइनस के 5y हो जाएगा बराबर 105 हो गया। फिर क्या करें भाई, इस 5y को उधर भेज दें और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 155 माइनस 155 या आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 155 माइनस के 105 बराबर कितना हो गया 5y, और 5y बराबर कितना हो गया 50, और y बराबर कितना हो गया भाई 10 हो गया। और y क्या था, 1 किलोमीटर का किराया। y का मान आपके पास आ गया, तो इस y के मान को मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। 4 से क्या करूंगा, मान में 3 में रख देता हूं। क्या करूं, 4 से मान कहां रख देता हूं, 3 में, और 3 में जहां भी y होगा वहां क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 3 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15 इंटू वाई है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 155 और ये कितना हो गया भाई 150 हो गया, घटा देंगे तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। यानी नियत किराया कितना है, नियत किराया कितना है 5 रुपए, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है भाई, 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपए। क्या पूछा प्रश्न के अंदर, 25 किलोमीटर का कुल किराया, है ना। तो लिखो देखो 25 किलोमीटर का कुल किराया क्या होगा, तो क्या होगा भाई 25, x किराया तो लगना ही है, x तो भाई लगना ही लगना है क्योंकि नियत किराया है। 1 किलोमीटर का किराया y है, तो 25 किलोमीटर का किराया कितना है 25y है। मान रखो x का मान कितना है 5, और 25 गुणे y का मान कितना है 10, ये हो गया 5 प्लस 250, यानी कुल किराया हो गया 255 रुपए। और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, इसको ध्यान रखना आप। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका बहुत इजी सा प्रश्न है,
ज्यादा कठिन नहीं है। देखो क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि उसी भिन्न में 3 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो क्या करें, सबसे पहले तो माना भिन्न, भिन्न भी तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे हल करेंगे। क्या है, x/y, इस बार भिन्न के रूप में मानना है ना, x और y अलग अलग नहीं मानना है, क्या मानेंगे, x/y मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, 3 जोड़ दो, पहले क्या करेंगे, 2 जोड़ दें। तो प्रश्नानुसार क्या करें भाई, जोड़ दो, x+2 करेंगे अंश में, और हर में भी क्या करेंगे, y+2 करेंगे। क्या कर दे, y+2 कर देंगे। चलो क्या कर दें, y+2 कर देंगे। ये हो गया आपका y+2 इज इक्वल टू, इस स्थिति में समीकरण क्या बन जाती है, भिन्न 9/11 बन जाती है। फिर देखो दूसरी स्थिति क्या है, जब इसमें 3 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, 3, ये हो गया y+3, तो क्या बन जाती है भाई, 5/6 बन जाती है। क्या करें, थोड़ा सा हल कर लें, वज्र गुणा कर लें, ताकि क्या हो, आसान हो जाए। इसको 2 से गुणा कर दो, आप सॉरी 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 2 से 11 गुणा होगा तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 से गुणा होगा 9y, और कितना हो गया, 9 दूआ 18 हो गया। थोड़ा सा और हल कर लें, ये हो गया 11x माइनस 9y, ये 18 इधर आएगा तो बताओ, माइनस के 18 क्या बच जाएगा, प्लस के 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ये 11x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर देखो 9y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9y, और 9 जब 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आया तो ये हो गया 11x माइनस 9y हो गया, और ये 18 जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 22 में से जब 18 घटते हैं तो कितना बचेगा, 4। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। इसी प्रकार इसको हल करें तो देखो ये हो गया 6x, और ये हो गया 6×3 18 बराबर 5y, और 5×3 15 हो गया, बराबर नहीं। इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो गया, ये 6x माइनस 5y हो गया। जब इधर लाके घटा देंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, और 0 समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या करने वाले हैं, दोनों समीकरणों में से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लें हम। ये हो गया 11x, कहाँ है, 11x माइनस 9y प्लस 4। देखो एक समीकरण है 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, 6x माइनस 5y, कितना है, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, क्या करें, x का मान निकाले, समीकरण नंबर 2 से ही निकाल लेते हैं। देखो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y माइनस 3, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y माइनस 3/6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। क्या किया मैंने, इसको उधर भेज दिया, 3 को भी उधर भेज दिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, 6 का क्या हो गया, भाग लग गया। x को क्या करूं, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे दें। क्या करने वाले हैं, 3 से मान कहाँ रखेंगे, 1 में रख देंगे। देखो 3 से मान जब 1 में रखते हैं तो ये हो गया 11, और x की जगह क्या रख दूं बताओ, 5y माइनस 3/6 हो गया। फिर देखो ये हो गया 11x, इसके बाद क्या आ रहा है, 9y आ रहा है, और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन आ गई जो अभी हमने सेकंड लास्ट सवाल में की थी। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 6 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ये 6 हट जाएगा, ये 6 से गुणा होगा, और ये भी 6 से गुणा होगा। तो देखो जब ये 6 हट जाएगा तो क्या करेंगे, 11 से गुणा होगा तो 11×5 = 55y हो गया, ये भी 11 से गुणा होगा तो 33 हो गया। ये किससे गुणा होगा, 6 से गुणा होगा, कितना आएगा, 9×6 = 54 आ जाएगा।
54y और ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हल करते हैं तो देखो ये तो बच गया प्लस का y, माइनस के 33 और प्लस के 24 बराबर क्या हो गया 0। घटा दें कितना बच रहा है 9, यानी y का मान आ गया आपके पास 9, प्लस के 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस के 9 आ जाएगा। अब क्या करें y का मान में इसको समीकरण नंबर 4 दे दें, इस मान को समीकरण नंबर 3 में रख दें तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे इक्वेशन 4 से मान कहां रखेंगे 3 के अंदर रख देंगे। देखो क्या आता है x इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू वाई और y का मान कितना है 9 माइनस 3/6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 9 पंजे 45 माइनस 3/6, x बराबर कितना हो गया 42/6 और x का मान कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7 और y का मान कितना हो गया 9 हो गया। यही क्या है आपके आंसर हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा था भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भिन्न ज्ञात करनी है आपको। तो देखो क्या लिखेंगे अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न बराबर क्या थी x अपॉन वाई और x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े जो इस प्रश्नावली का आपका अंतिम सवाल है ना। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं भाई, है ना। हम चाहें तो दो चर से नहीं इसको एक चर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नमाला के अंदर दो चरों वाले रैखिक समीकरण ही बनाने हैं, इसलिए हम दो ही चर मानेंगे यहाँ पर। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भविष्य की बात कर रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी भूतकाल की बात कर रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। पूछा क्या उनकी वर्तमान आयु बताओ। क्या बताओ वर्तमान आयु। देखो कौन कौन है यहाँ पर, एक तो है पुत्र और एक है जेकब, है ना। हम क्या करें जो हमें ज्ञात करना है वही मानेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, माना कि वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दोनों की क्या होगी। अगर मैं पुत्र की x मान लूं और जेकब की क्या मान लूं भाई y मान लूं, है ना। हम चाहें तो अगर हमें शॉर्ट में आंसर निकालना हो तो दोनों का x मान के भी इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर इस प्रश्नमाला के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है, तो हमें दो ही चर मानने पड़ेंगे। तो पहला चर हो गया आपका x और दूसरा चर क्या हो गया y। x क्या है पुत्र की वर्तमान आयु, y क्या है जेकब की वर्तमान आयु। अब क्या बात कर रहा है वो 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 साल बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करें यानी भूतकाल की बात करें, अभी ये x का है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा ये x माइनस 5 होगा। होगा कि नहीं होगा। पिताजी भी 5 साल छोटे होंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करें जो प्रश्न में कह रखा वही करेंगे। क्या कह रखा है भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये कि 5 वर्ष बाद कहा गया उस पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाती है। कब 5 वर्ष बाद होगी। कब होगी 5 वर्ष बाद होगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कितनी हो जाएगी भाई 3 गुनी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन रहेगा, है ना। बड़ा हमेशा पिताजी रहेंगे, बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम इसके बराबर लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। थोड़ा सा हल कर लें इसको, देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस 15 हो जाएगा। और हल कर लें सबको एक तरफ ले चलते हैं 3x माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई और ये माइनस के 5 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 10 हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करें कि 5 वर्ष पूर्व जो जेकब था वो कितना गुना बड़ा था 7 गुना बड़ा था, यानी जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व 7 गुना बड़ी थी। किससे उसके बेटे से। कितने किससे उसके बेटे से। क्या करें इसको भी हल कर लें y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हल करते हैं तो देखो 7x y इधर आएगा तो माइनस के y
और ये प्लस के 5 हो जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 30 बचेगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या करें अब, x और y के मान निकालेंगे। पहले इन दोनों समीकरणों को एक साइड लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 10। देखो क्या है पहली समीकरण, 3x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण क्या है, 7x माइनस वाई माइनस 30, क्या है बताओ, 7x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या करें, x से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और उसको दूसरी समीकरण के अंदर रख देंगे। किसी से भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समीकरण नंबर 2 से ही निकाल लेते हैं। 7x बराबर क्या हो जाएगा भाई, y उधर जाएगा, ये 30 भी उधर जाएगा और x का मान कितना हो गया, y प्लस 30/7 हो गया। यही क्या है आपका x का मान है। समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 से मान कहां रखेंगे, 1 में रखेंगे। बताओ, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 30/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के y प्लस के 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। आप ध्यान रखना 7 नहीं, कितना है, y है। 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है, y प्लस 30/7, y प्लस 30/7। मान रखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको हल करेंगे तो देखो ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3y प्लस कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। दोनों पक्षों को क्या करने वाले हैं, 7 से गुणा करने वाले हैं। तो ये 7 से तो ये 7 कट गया, ये हो गया माइनस के 7y और ये कितना हो गया, 70 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 3y और ये 90 हो गया। इसको और हल करें तो देखो, जोड़ लेते हैं, 3y और माइनस के 7y कितना हो जाएगा, घटेंगे तो माइनस के 4y हो जाएगा। फिर देखो 90 और 70 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। यानी y का मान कितना आ गया यहाँ पर, 160/4 और दोनों माइनस के आएंगे और कट जाएंगे। y का मान कितना आ गया भाई, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। और y क्या था, जेकब की आयु, यानी जेकब कितना है, 40 वर्ष का है। तो अब आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि x का मान इससे तो कम ही आने वाला है, पिताजी से बड़ा तो नहीं आएगा। क्या करेंगे अब हम, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रखो, x का मान आना ही आना है। इसको मैं क्या कर दूं, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से मान कहां रख देता हूं मैं, 3 में रख देता हूं। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, y बराबर कितना है, 40 प्लस 30 बटे कितना आ गया, 7, यानी x इज इक्वल टू आ गया 70/7 और x का मान आ गया भाई 10 वर्ष। ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। ठीक है, और ये किसकी आयु है, पिताजी की आयु है ना, जेकब, जेकब की आयु है वर्ष में। आगे बात समझ में। ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल था। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जो आगे का जो सेशन आने वाला है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो आप जुड़े रहिए एग्जाम बोर्ड के साथ। थैंक यू।